हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्लास सिक्स की हमने पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, आज इसी हम क्रम में बढ़ते हैं चैप्टर चौथे की तरफ। कौन से चैप्टर? तो चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चौथे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको मालूम है कि जिस पृथ्वी पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं, वह पृथ्वी लगातार घूम रही है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। पृथ्वी कैसे घूमती है, आइए पता करें। तो जहाँ पर अंडरलाइन है वो ही पॉइंट हमें नोट करने हैं, दिमाग में सेट करने हैं। ठीक है, और बाकी जो अंडरलाइन नहीं है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे सौरमंडल के सभी कितने 8 ग्रह अपनी अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते हुए अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपनी ध्रुव पर घूमती हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी है ये अपनी, जो ये पृथ्वी है अपनी, तो ये ऐसे अपने धुरी पर तो घूम ही रही है, मतलब ऐसे अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है, साथ में ये सूर्य जो है, सूर्य का भी ये परिक्रमा कर रही है। तो बस यही बोला गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है, अपने चारों ओर घूम रही है, लेकिन साथ में अपने चारों ओर घूमने के साथ साथ ये सूर्य का भी परिक्रमा कर रही है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखी है। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उस गति को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी है ये, सॉरी ऐसे नहीं, जो ये एक सेकेंड, ये जो अपनी पृथ्वी है इसका अपनी ही अक्ष पर ऐसे करके घूमना, ऐसे जो घूमती है पृथ्वी, तो इसका जो घूमना होता है ये कौन सी गति कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं परिभ्रमण गति। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परिभ्रमण गति। लेकिन वहीं अगर ये सूर्य है और ये सूर्य के ऐसे करके चारों तरफ अगर घूम रही है ऐसे करके, तो इस गति को कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, मतलब जैसे आप मंदिर के परिक्रमा करते हैं, आप मान लीजिए खुद को पृथ्वी और जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर को मान लीजिए सूर्य, तो आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो इस गति को जो कहेंगे इसको कहेंगे परिक्रमण गति। ठीक है, लेकिन आप अपने ही जगह पर गोल गोल घूम जाएं, अपने ही जगह एक जगह खड़े होकर गोल गोल घूम जाएं, उस गति को कहते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है, और जो अपनी जगह पर घूमते हैं चारों तरफ, अपने ही जगह एक जगह खड़े होकर जो चारों तरफ घूमते हैं, उसको इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं और हिंदी में परिभ्रमण कहते हैं। लेकिन जब बात आती है आप मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं और इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो अब पढ़ते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। समझ गए होंगे। फिर आता है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। पृथ्वी इसी अक्ष के परितः घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने अंश का कोण बनाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 23.5 अंश झुका है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर उसमें क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अक्ष के सापेक्ष कितने डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी, तो 23.5 अंश का। ठीक है, 23.5 अंश झुका है। लेकिन वहीं अगर पूछ देती है कि कक्ष के साथ कैसा कोण बनाती है, तो ये बनाती है 66.5 डिग्री का। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अक्ष के साथ 23.5 अंश का, कक्ष के साथ पूछता है तो 66.5 अंश का। ठीक है, आता है दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 अंश का कोण बनाता है। वही आ गया। इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आता है फिर पृथ्वी की दैनिक गति। दैनिक गति मतलब
परिभ्रमण। अभी अभी हमने बताया दैनिक गति कैसे होती है, मतलब आप खड़े हो जाइए एक स्थान पर और अपने ही चारों तरफ ऐसे ऐसे चाईमाई ऐसे ऐसे घूम लीजिए, इसी को कहते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है, अब जब आप अपने ही अक्ष पर चारों तरफ ऐसे ही घूम लेंगे एक ही जगह खड़े होकर, तो इसको परिभ्रमण गति कहते हैं और इसी को हम दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। अगर आप अपने अक्ष पर ही एक ही जगह खड़े होकर घूम रहे हैं, इसको दैनिक गति कहते हैं। लेकिन आप मंदिर के जो परिक्रमा करते हैं, मंदिर की जब हम ऐसे ऐसे करके परिक्रमा कर लेते हैं, तो इस गति को कहते हैं परिक्रमण गति। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं इसमें टाइम लगता है ज़्यादा, तो इसको कह देते हैं वार्षिक गति। ठीक है, तो इसको कह देते हैं वार्षिक गति। और अपने ही अक्ष पर जो ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं हम, तो इसको कह देते हैं परिभ्रमण गति या दैनिक गति। समझ गए? फिर आता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी कहाँ से कहाँ को घूमती है? तो ये ऐसे घूमती है, मतलब ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। समझ गए? फिर आता है घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। मतलब आप अपने ही जगह पर एक बार घूम जाएंगे तो इसका मतलब है कि 24 घंटे में एक बार अपने ही अक्ष पर घूम जाती है। ठीक है, देखिए पृथ्वी अपने ही, मतलब आप जो हैं अपने ही एक जगह खड़े होकर घूम जाइए, तो इसका मतलब है कि 24 घंटे में आप एक चक्कर पूरा करते हैं। मतलब अपने ही स्थान पर जब हम चारों तरफ घूम जाते हैं अपने ही स्थान पर खड़े खड़े, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 24 घंटे। ठीक है, तो आप 24 घंटे में आप एक बार घूम पाते हैं अपने ही जगह पर। आप कौन हैं? ये है पृथ्वी। ठीक है, आप पृथ्वी हैं और ये जो सूर्य है, ये जो बीच में मंदिर है वो सूर्य है। ठीक है, तो ऐसे हम समझा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आप अगर मतलब खुद अपनी जगह पर घूम रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है एक बार घूमने में? 24 घंटे। लेकिन यदि आप मंदिर के चारों ओर घूम रहे हैं, मतलब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसमें टाइम आपको कितना लगेगा? तो इसमें लगेगा 365 दिन। कितना लगेगा? 365 दिन 6 घंटे। कितना? 365 दिन 6 घंटे लगेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, घूर्णन की इस समयावधि को एक पृथ्वी दिवस कहते हैं। पृथ्वी दिवस किसको कहते हैं? आप अपने ही स्थान पर 24 घंटे में एक बार घूम गए, इसी 24 घंटे को कह देते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, मतलब कि एक बार आप अपने अक्ष पर ही घूम गए, इसी को हम कह देंगे पृथ्वी दिवस। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है, अभी हमने बताया। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। देखिए आप अपने ही जगह पर ऐसे ऐसे घूमते जाएंगे तो इसी के कारण क्या होगी? दैनिक गति होगी। और जब दैनिक गति होगी तो दैनिक गति में क्या होता है? दिन और रात दोनों आ जाते हैं। तो इससे याद कर लीजिए कि दैनिक गति में दिन और रात होते हैं। तो कैसी? परिभ्रमण, मतलब अपने ही चारों ओर घूम जाना परिभ्रमण गति होती है, जिसे हम दैनिक गति कहते हैं। और ये 24 घंटे में होती है, इसी को हम पृथ्वी दिवस कहते हैं। और इसके ही कारण दिन रात होते हैं। समझ में आ गया होगा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आता है सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए सूर्य और चंद्रमा जो हैं, सूर्य और चंद्रमा, इनकी घूर्णन करने की दिशा क्या होती है? गति करने की दिशा क्या होती है सूर्य और चंद्रमा की? तो देखिए पृथ्वी जाती है कैसे? ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन जो सूर्य और चंद्रमा है ये जाते हैं ऐसे, मतलब ये जाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, यही लिखा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज आ रहा है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर आने वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब समझिए कि ये मान लीजिए ये है सूर्य है, ये जो, अरे ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? हाँ ये, अब ये मान लीजिए कि ये जो है ये अपना सूर्य है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, अब इसका जो प्रकाश पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा? इसका प्रकाश पड़ेगा इतने भाग में, मतलब जहाँ तक इसका प्रकाश पड़ेगा ऐसे ऐसे पड़ेगा प्रकाश, तो यहीं तक तो जा पाएगा जितना पार्ट
सामने पड़ेगा उतने में ही इसका प्रकाश जा पाएगा, लेकिन इसके पीछे वाला जो ये पार्ट होगा इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, अंधेरा हो जाएगा। अब ये एक जो लाइन, इसके बीच में जो ये लाइन खींच रही है, इसी को हम कह देते हैं प्रकाश वृत्त, क्योंकि एक जगह ऐसी आ जाती है कि जहाँ से आगे प्रकाश नहीं जा पाता है, तो इसी वृत्त को कह देते हैं क्या, प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, फिर चलते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव। घूर्णन गति किसको कहते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है, अपने ही स्थान पर घूम जाना, इसे ही घूर्णन गति कहते हैं, या रोटेशन कहते हैं, या क्या कहते हैं, दैनिक गति, जिसके कारण दिन रात होते हैं। अब देखिए गति के क्या कारण हैं, क्रमशः दिन और रात होते हैं। फिर सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड किस दिशा से, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब आती है वार्षिक गति। अभी तक हम लोगों ने देखी दैनिक गति, जो कि अपने ही स्थान पर ऐसे ऐसे घूम रहे थे। ठीक है, अब हमें किसके सापेक्ष घूमना है, अब हमें घूमना है मंदिर के सापेक्ष घूमना है, मतलब मंदिर के चारों ओर। अभी तक हम अपने ही जगह पर घूम रहे थे, अब हम घूमेंगे मंदिर के चारों ओर। इसी को हम कहते हैं परिक्रमण गति, या फिर इसी को कहते हैं वार्षिक गति, क्योंकि जब मंदिर का चक्कर लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब वर्ष लग जाएंगे। और कितने वर्ष लगते हैं, 365 दिन और कितने, 6 घंटे, कितने, 365 दिन 6 घंटे इसमें लगते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, और हाँ, ये ऐसे ऐसे घूमता है, तो इस मार्ग को क्या कहते हैं, तो इस मार्ग को कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार मार्ग। क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग कहते हैं। और कितना टाइम लगता है, 365 दिन लगता है। इसी को हम वार्षिक गति कहते हैं, और इसी को हम परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। अभी अभी हमने बताया, यह 365 से ही 1/4 दिन, मतलब 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। समझ गए होंगे, यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है, क्योंकि ये परिक्रमा कर रहा है। और यह पृथ्वी की वार्षिक गति होती है, अभी समझाया। सामान्यतः एक वर्ष में 65 दिन होते हैं। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में अतिरिक्त दिन के रूप में जुड़ जाते हैं, इसलिए यह चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अब देखिए, एक बार में वो पृथ्वी सूर्य का कितने बार, एक बार मतलब एक चक्कर पृथ्वी सूर्य का कितने दिन में लगा रही है, तो 365 दिन 6 घंटे। अब देखिए 6 घंटे ऐसे कर करके एक साल में मतलब ये लगा लिया, फिर दूसरे साल में फिर 6 घंटे बढ़ गए, फिर तीसरे साल में फिर 6 घंटे बढ़ गए, चौथे साल में फिर 6 घंटे बढ़ गए, तो 6 चौको 24 घंटे 4 साल बाद बढ़ जाते हैं। तो ये 365 की जगह हर 4 साल बाद कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। समझ गए। और जब 366 दिन हो जाते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, लीप वर्ष कह देते हैं, या फिर अधिवर्ष कह देते हैं। और अधिवर्ष में क्या होता है, फरवरी 28 दिन के बजाय कौन सा कितने दिन की हो जाती है, ये 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर लगाती है, तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, 23.5 अंश झुकी है, और कक्ष पर कितनी झुकी है, 66.5 अंश। 23.5 अंश झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण इसका जो होता है ये ऋतु परिवर्तन होता है। तो देखिए, जब पृथ्वी अपने ही चारों ओर घूम रही थी तब क्या हो रहे थे, दैनिक गति हो रही थी, जिसके कारण दिन रात हो रहे थे। अब जो पृथ्वी कर रही है वो मंदिर के चारों ओर घूम रही है, तो अब क्या होगा, अब ये चारों ओर घूमेगी तो ये ऋतु परिवर्तन होगा, मतलब मौसम में परिवर्तन होगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जब एक साल ऐसे घूमेगी, एक साल, तो हर चीज़ आएगी, मतलब गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, बरसात आएगी और
ये सब सारे मौसम आएंगे, तो मौसम का परिवर्तन कहाँ पर होगा, ये इसी गति के कारण हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने ही अक्ष पर घूमेगी तो इसमें थोड़ी ना टाइम लगेगा ज़्यादा, इसमें तो 24 घंटे लगने, तो 24 घंटे में क्या होता है, दिन रात होता है। तो आ गया होगा समझ में। तो ऋतु का परिवर्तन किसके कारण होता है, ये होता है परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, ये है 15 करोड़ किलोमीटर, जो बदलती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। कब, 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, उपसौर। इसको कैसे याद करेंगे, उप का मतलब होता है समीप, मतलब पास, तो उपसौर 3 जनवरी को होता है। कब होता है, 3 जनवरी को। और इसी प्रकार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर रहती है, इसको हम कहते हैं अपसौर। तो उप का मतलब होता है समीप, तो उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है। और अगर 4 जुलाई की बात बोले तो ये अपसौर होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर हो रहा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। अब देखिए, दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तथा प्रकाश कम क्षेत्र में फैलता है, इसलिए प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। इसी प्रकार प्रायः एवं सायंकाल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैलता है, इसलिए इस समय प्रकाश की तीव्रता दोपहर की तुलना में कम होती है। तो इसका मेन रीज़न समझ रहे हैं कि मेन क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि दोपहर में गर्मी सबसे ज़्यादा होती है और सुबह और शाम को गर्मी कम होती है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, इसका ये कारण है कि जो ये सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य है और ये है पृथ्वी अपनी, ठीक है, ये है पृथ्वी अपनी। जब दोपहर का टाइम होता है तो ये जो सूर्य है, ये सीधी सीधी किरणें इसकी पृथ्वी पर पड़ती हैं दोपहर में। दोपहर की बात कर रहे हैं, तो दोपहर में जो इसकी सीधी किरण पड़ती है, ये कहाँ पड़ती है, ये सुबह दोपहर, देखिए दोपहर की बात हो रही है, सूर्य की जो किरणें हैं दोपहर में पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। तो जब सीधी पड़ेंगी तो कितनी गर्मी होगी, तो बस यही कारण है कि दोपहर में सीधे पड़ती हैं। और जब शाम का टाइम आता है, तो जब सूर्य की किरणें शाम और सुबह के टाइम पर तिरछी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे फैलने लगती हैं, तिरछी पड़ती हैं, तो इतना ज़्यादा गर्म माहौल नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिखाया गया है कि टॉर्च लीजिए, इसको सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम क्षेत्र पर फैलेगा। देखिए, सीधी अगर हम टॉर्च लगाएंगे तो ये इतने ही एरिया में फैलेगा, ठीक है। अगर हमने टॉर्च को, मतलब ये जो पटला रखा है, इसको अगर हमने सीधा करके रखा टॉर्च में, तो इसमें सीधे प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पर गर्म ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हमने टॉर्च के सामने इस पटले को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, तो इसका प्रकाश देखिए ज़्यादा क्षेत्रफल फैल रहा है, ज़्यादा क्षेत्रफल फैल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कम गर्म होगा। तो बस यही समझाना चाह रहे हैं कि दोपहर में गर्मी इसलिए पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे अपने पृथ्वी पर पड़ती हैं और सुबह शाम में तिरछी पड़ती हैं। समझ गए होंगे, पूरा समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं जी जान से मेहनत कर रही हूँ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। तो आता है, सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, सूर्य तप। बहुत क्वेश्चन बनता है यूपी टेट और सुपर टेट में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सूर्य तप किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, सूर्य से प्रकाश एवं ऊर्जा के रूप में जो प्राप्त ऊर्जा होती है, प्रकाश के भी और ऊष्मा के भी, तो इसी को क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं, ठीक है। आता है फिर, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव वर्ष भर एक ही ओर रहता है और पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी हुई होती तो परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता। वर्ष भर दिन और रात समान अवधि 12-12 घंटे के होते, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं ऋतु परिवर्तन। अब ऋतु परिवर्तन क्या होता है, पृथ्वी के 23.5 अंश झुके होने के कारण वर्ष भर सूर्य जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है, ठीक है। किसके कारण, 23.5 झुके होने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्य तप होता है, ठीक है।
तो 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में। फिर आता है 21 जून को सूर्य कहाँ पर, कर्क रेखा में सीधा चमकता है और इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना कहते हैं या फिर ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये जो अपनी पृथ्वी है ये हो गई अपनी 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गई 23.5 अंश उत्तरी, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये हो गई अपनी 23.5 अंश, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो समझिएगा बात को कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 21 जून को कर्क रेखा पर, कहाँ पर, 21 जून को कर्क रेखा पर, ठीक है। और यहाँ 22 दिसंबर को, कब, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा पड़ता है। तो ध्यान से समझिएगा, 23.5 अंश पर कहाँ पर, कर्क रेखा में, और 23.5 अंश पर मकर रेखा पर सूर्य सीधा पड़ता है। और डेट क्या होती है, 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, ठीक है। तो क्या होगा, 21 जून को जब कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को कर्क रेखा पर होगा और सबसे छोटी रात होगी। वैसे ही उल्टा अगर हम दक्षिण गोलार्ध में पहुंच जाएं, मकर रेखा पर, तो मकर रेखा में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो जाती है, ये दक्षिणी गोलार्ध की हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से आता है, इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के पास उत्तर पूरे भाग में दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना, मकर संक्रांति या फिर शीत संक्रांति कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप होता है और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अभी हमने बता दिया है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कब चमकता है, ये भूमध्य रेखा पर चमकता है सीधा, ठीक है। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ठीक है। तो पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन रात की अवधि समान होती है और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप होता है। इन स्थितियों को विषु कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषु होता है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार 23 सितंबर को शरद विषु और गोलार्ध में शरद ये होता है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अपनी पृथ्वी है, मैं समझा रही हूँ, केवल चित्र पर मत जाइएगा, ठीक है। चित्र पर मत जाइएगा कि क्या बना है, हम बनाकर बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए अपनी पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये बीच से जो गई है ये है 0 डिग्री रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा में क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं। कब, भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो सबसे बड़ा दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को कहाँ होता है, भूमध्य रेखा में होता है। इसको हम क्या कहते हैं, विषुव की स्थिति कहते हैं। विषुव की स्थिति का मतलब क्या होता है, विषुव माने होता है दिन रात का बराबर होना। क्या, दिन और रात का बराबर होना ही विषुव कहलाता है। मतलब यहाँ पर दिन और रात बराबर होने लगते हैं, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होने लगते हैं। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। ये रही भूमध्य रेखा की बात। और अभी हमने पढ़ा है, ये तो देखेगा नहीं, ये देखेगा, अभी हमने पढ़ा है कर्क रेखा और मकर रेखा। इसको भी एक बार बता देते हैं।
तो यहाँ पर होता है 21 जून। क्या होता है? 21 जून। और यहाँ होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो कर्क रेखा पर कब होता है सबसे बड़ा दिन? 21 जून को। और मकर रेखा पर कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये थी स्थिति। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है। 21 से 23 सितंबर मतलब भूमध्य रेखा पर है सूर्य। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है। यह झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन और दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है और यह झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन एवं उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। अब आता है दिन एवं रात की अवधि। अब आता है दिन और रात की अवधि का होना। तो इधर से देखते हैं कि दिन और रात की अवधि, तो यहाँ से पढ़ना है। 21 जून की स्थिति में ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त को ध्यान से देखो तो जैसे हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता जाता है। इसलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि लंबी और रातें छोटी होने लगती हैं। 22 दिसंबर की इधर पर उल्टी स्थिति होती है। ठीक है, फिर आता है अपना पॉइंट नेक्स्ट कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां इसके विपरीत होती हैं। वहाँ 21 जून को दिन छोटी अवधि का और 22 दिसंबर को दिन लंबी अवधि का होता है। अब क्षितिज क्या होता है? देखिए, जहाँ पर पृथ्वी और जहाँ पर आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, मतलब समुद्र जैसे होता है ना, तो अच्छा ठीक है, यहाँ से नहीं, इसी को समझ लीजिए डायरेक्ट। क्षितिज क्या होता है? जहाँ पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। केवल इतना समझ लीजिए। अब आता है ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो देखिए, ये देखिए पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। तो देखिए, इधर से इधर पे ये हो गई 0 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो उत्तर में 30 डिग्री और दक्षिण में 30 डिग्री भूमध्य रेखा के। तो ये जो होता है एरिया, ये कौन सा एरिया होता है? इसको हम कह देते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं इसको। कटिबंध, उष्ण का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म। तो उष्ण कटिबंध क्या होता है? 0 से लेकर 30 उत्तर और 0 से 30 दक्षिण। ठीक है, फिर आता है 60 डिग्री। ये है 60 डिग्री। तो देखिए, ये जो 60 डिग्री है, 30 से 60 डिग्री है ये जो, इसको हम कहते हैं उपोष्ण। क्या कहते हैं इसको? इसको कह देते हैं उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध कह देते हैं, या फिर समशीतोष्ण। उपोष्ण का मतलब होता है कि ठंडा भी और गर्म भी। ठीक है, फिर 90 से ये जो पॉइंट आता है इधर पे 90 डिग्री और यहाँ आता है 90 डिग्री। अब 60 से जो 90 का एरिया होता है, 60 से जो 90 का एरिया होता है ये शीत कटिबंध होता है। क्या होता है? ये शीत कटिबंध होता है, मतलब यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो क्या देखा हमने? उष्ण कटिबंध कैसे होता है? 0 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में। फिर हमने देखा उपोष्ण कटिबंध, ये होता है 30 से 60 उत्तर और दक्षिण दोनों जगह। और फिर देखा हमने 60 से 90 डिग्री, तो ये शीत कटिबंध होता है जहाँ बर्फ जमा होता है। तो देखिए, बस वही लिखा होगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त करता है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखिए जो हमने बताई। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं। शीतोष्ण या फिर उपोष्ण। फिर आता है उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं और यहाँ पर
हमेशा बर्फ जमी रहती है। समझ गए। फिर आता है शब्दावली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कर्क संक्रांति या उत्तर ऐनांत। तो उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 21 जून को इस क्षेत्र का सबसे लंबा दिन कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनके आंसर बता दीजिए। 21 मार्च को दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, सही है, बताइए। 21 मार्च बोला है, तो 21 मार्च में दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर बसंत ऋतु नहीं, विषुव की स्थिति होती है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर इतने दिन में, तो सही बात है। वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, तो क्या वार्षिक गति के कारण होते हैं, नहीं, ये किसके कारण होते हैं, ये दैनिक गति के कारण होते हैं, तो ये गलत हो जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब आता है ये मिलान करने को, तो उपसौर की स्थिति हमने बताई थी। उप का मतलब होता है समीप और सौर का मतलब सूर्य के। सूर्य के जब पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है तो कब होती है, ये 3 जनवरी को। फिर आता है बसंत विषुव। बसंत विषुव कब होता है, तो ये होता है 21 मार्च को। कब होता है, 21 मार्च को। अपसौर कब होता है, तो ये 4 जुलाई को होता है। और शिशिर वसु कब होता है, तो ये 23 सितंबर को। समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन पॉइंट होता है। ठीक है। और आपको कहीं कमी समझ में आ रही हो तो आप हमें बताइए। हो सकता है कि थोड़ा बैकग्राउंड का शोर आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, तो थोड़ा सा मैनेज करिए, क्योंकि मैं भी अपने घर ही पे रहती हूँ, कहीं बाहर से लाइव नहीं होती हूँ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बाय बाय।